हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं? तो हम बेसिकली आज से एक नया चैप्टर देखेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चैप्टर क्या है, इस चैप्टर को क्यों मैंने अभी इतने टाइम के बाद सेलेक्ट किया, ठीक है, और इस चैप्टर को बहुत ही सिंपली, बहुत ही लाइटली लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है, ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये जो नया चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पूरा मैथमेटिक्स डिवाइडेड है, उसमें अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी के अंदर एक चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और यहाँ पे एक एब्रिविएशन मैं यूज़ करूँगा MI। तो कहीं पे भी मैं MI लिखूँ तो आपको MI का फ़ोन नहीं समझना, आपको कुछ नहीं अलग समझना, आपको क्या समझना है कि मैं मैथमेटिक्स में चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो, ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है। मतलब अगर आप दिमाग में दो चीज़ें रखोगे, ज़्यादा नहीं, कितने, दो चीज़ें, बस दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, आपसे हर सवाल बनेगा। बस आपको दो चीज़ दिमाग में रखनी है, आपसे हर सवाल बनेगा। वो क्या दो चीज़ है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, तो अभी तक आपने समझा कि किस यूनिट के अंदर ये चैप्टर आता है, और ये चैप्टर बहुत सिंपल है। अभी तक इतना आपको क्लियर है। आपने सुना भी होगा कि आपके 11th के सिलेबस का सबसे सिंपल चैप्टर है ये। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा सेट थ्योरी से भी ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये। अब देखो यहाँ पे, तो इस चैप्टर को सेलेक्ट करने के पीछे मेरा रीज़न क्या था। तो अभी तक आपने जो कवर कर लिया है 11th क्लास के मैथमेटिक्स में, पहले उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने एडवांस्ड मैथमेटिक्स के बेसिक्स को क्लियर किया है, बैम, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एडवांस मैथ्स। उसके बाद आपने अपने मेन कोर सिलेबस के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर कर लिया है। क्या क्या? आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लियर कर लिया, बाइनोमियल थ्योरम क्लियर कर लिया और सीक्वेंस एंड सीरीज भी क्लियर कर लिया है। इतना आपने पढ़ लिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके कंपटीशन में भी और आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। अब देखो, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद बहुत सारे फॉर्मूले अक्यूमुलेट हुए हैं, और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब कुछ पता होने के बाद भी, सब कुछ सीखने के बाद भी आप एग्जाम में अटक जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो उसी रिवीजन को और एक्सटेंड करने के लिए एक सिंपल सा चैप्टर ले लिया मैंने। मतलब ये चैप्टर सिर्फ 2 दिन का है, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये चैप्टर को बनाने के दौरान आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप ये पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ इसी बात पे कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे 11th और 12th में तो आपको सब कुछ आते हुए भी आप सवाल नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि रिवीजन एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कम पढ़ो चलेगा, लेकिन रिवाइज ज़रूर करो। हर वीक आपको एक दिन रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। ये क्लियर हुआ? तो अब इतने कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ने के बाद अगर बीच में एक सिंपल चैप्टर पढ़े ना, तो माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है, थोड़ा आराम रहता है। और ये चैप्टर सिंपल है, इसका ये मतलब नहीं है चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है तो बात को समझो। आपके 11th का जो पेपर होगा ना, उसमें यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। और वो भी जो क्वेश्चन आएगा वो कभी भी 1-2 नंबर का नहीं होगा, वो क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 मार्क्स का होगा। इतना आपको क्लियर रहना है। समझ में आया? यानी सिंपल है लेकिन हमें हल्के में नहीं लेना है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये चीज आपको सारे टीचर्स नहीं बताएंगे, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपके कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना जो कि बहुत आसानी से बन जाएंगे। कब? अगर आपको इस चैप्टर के कुछ चीजें दिमाग में है। अब वो क्या है, जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहीं मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या सस्पेंस है। क्यों सर ऐसा कह रहे हैं कि कंपटीशन के क्वेश्चन इस सिंपल से चैप्टर की मदद से आसानी से बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये 2 रीजन से इस चैप्टर को सेलेक्ट करने का। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम ये बात करेंगे कि ये चैप्टर करता क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैप्टर के फोकस पे जाते हैं कि आखिर ये चैप्टर क्या करता है। तो अभी लास्टली हमने एक सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, स्पेशल सीरीज पढ़ा, एचपी पढ़ा। अगर मैं इतना पढ़ने के बाद आपके सामने एक सिंपल सा सीरीज लिखता हूं तो आप जरूर मुझे उसका सम बता दोगे। क्या है? तो वीडियो पॉज करके आपको सम बताना है क्या होगा। तो आपके सामने सीरीज ये रही, मैं आपको लिख रहा हूं कि आप मुझे इस सीरीज का सम बताओ। 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन टिल एन टर्म्स। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे आप इस सीरीज का सम बताओ। तो वीडियो पॉज करो और सम बताओ। तो आप कहोगे सर इसका सम आता है n × n + 1/2। क्लियर है? आपने वहां पे प्रूव करके देखा है सीक्वेंस एंड सीरीज में कि सर हाँ यही सम निकल के आता है। ठीक है, अब देखो,
तो इस तरीके से एक सीरीज का हमने सम निकाला। इस सीरीज से ये सम कैसे निकल के आया, तो आपने एक प्रोसीजर फॉलो किया, आपने कुछ स्टेप्स फॉलो किए, उस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट्स लगाए, वहां से आप इस पॉइंट पे पहुंचे कि हाँ सर इस सीरीज का ये सम निकल के आता है। इसकी क्लैरिटी सभी को। इसी तरीके से अगर आपके सामने मैं एक दूसरी सीरीज लिख देता, क्या लिख देता, मैं लिख देता आपके सामने दूसरी सीरीज Sn इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो ऑन टिल n का क्यूब। अब आपसे पूछता कि सर इसका सम बताओ, तो आप क्या बोलते, आप बोलते सर इसका सम आता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आता है सर इसका सम। क्लियर है? अगेन इस सीरीज से इस फॉर्मूले तक पहुंचने का क्या तरीका, तो कुछ स्टेप्स थे, कुछ कंसेप्ट्स थे चैप्टर के, उसकी मदद से हम वहां से यहां पहुंचे थे। और वहां से यहां पहुंचने के बाद अब बहुत आसान हो जाता है हमें किसी भी सीरीज को सॉल्व करना। ये सारी चीजें हम सीक्वेंस एंड सीरीज में देख चुके। आपको होगा सर तो आप ये क्यों बता रहे हैं पढ़ी हुई चीजें, क्योंकि उसी चैप्टर से रिलेटेड ये चैप्टर, अब कैसे रिलेटेड और ये चैप्टर कैसे काम करता है उस पर डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अब देखो इस चैप्टर को क्यों इतना यूजफुल कहा जाता है। भले ही ये चैप्टर बहुत सिंपल हो लेकिन बहुत यूजफुल है। क्यों है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे एक टीचर है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है। तो एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को परेशान करने के लिए क्या किया, उसने रात को अलग अलग बुक से 50 अलग अलग सीरीज निकाली ढूंढ के, ठीक है, और उस हर सीरीज के लिए उसने एक सम का फॉर्मूला निकाला। ठीक है, कुछ भी हो सीरीज का उसने कुछ फॉर्मूला निकाला। ऐसे ऐसे उसने कितनी 50 सीरीज सेलेक्ट की, और अगले दिन वो उस 50 सीरीज को एक पेपर में लिख के आया और उसने अपने टीचर को पकड़ा दिया और उसने कहा सर वो क्या है, मैं रात को इतने सारे सवाल बना रहा था, तो आप चेक करके मुझे बता दो कि ये सही बनाया है कि नहीं मैंने। ठीक है, और उसने कहा कि सर आप मुझे ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चेक करके बताओ। अब देखो 50 सीरीज हो सकता है इसमें कुछ छोटी सीरीज हो जल्दी बन जाए, हो सकता है कुछ बड़ी सीरीज हो टाइम ले। तो इस 50 सीरीज को सॉल्व करके फॉर्मूला निकालना बहुत टाइम टेकिंग है। तो आपको क्या लगता है कि वो टीचर इन 50 सीरीज का सॉल्व करके बार बार उस चैप्टर का कंसेप्ट लगा के देखेगा क्या ये फॉर्मूला लगाया? नहीं। यहीं पे इस चैप्टर का रोल आता है कि क्यों ये चैप्टर काम को आसान कर देता है। तो देखो इस चैप्टर का एक ही काम है, सिंपल। क्या काम है कि एक सीरीज का जो फॉर्मूला निकल के आया है, क्या मैं कह रहा हूं, एक सीरीज का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला सही है कि नहीं, वही ये चैप्टर चेक करता है। तो ये चैप्टर कुछ भी सॉल्व नहीं करेगा। मैथमेटिक्स का ये कुछ चुनिंदा कुछ चैप्टर में से एक है जो कुछ भी सॉल्व नहीं करता। ये चैप्टर किसके लिए यूज होता है? चेकिंग पर्पस के लिए। किसके लिए यूज होता है? चेकिंग पर्पस के लिए, कि सिर्फ चेक करने के लिए कि चीजें सही है कि नहीं है। बस सिंपल यही फंडा इस चैप्टर का, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। तो चैप्टर कुछ भी सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ चेक करने के लिए यूज होता है। तो आप कहोगे सर चेक करने के लिए तो आंसर का भी होना जरूरी है। आप बिल्कुल सही हो, किसी भी चीज को चेक करोगे सही है या गलत, उसके लिए तो आंसर लिखा होना चाहिए ना। वही आंसर तो तुम चेक करोगे सही है कि नहीं। तो आंसर आपके सामने है। तो आपको बस इस चैप्टर में यही चेक करना है कि एक सीरीज का जो ये फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला सही है कि नहीं, सिर्फ चेक करना है। और चेक करने के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे चेक करना है वही हम इस चैप्टर में सीखना। और बस 2 स्टेप्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप किसी भी सीरीज को चेक कर लोगे कि वो फॉर्मूला सही आ रहा है कि नहीं। तो कैसे चेक करना और क्या करना है वो हम सीखेंगे। और ये कितना भी बड़ा सवाल हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स सवाल हो, चुनिंदा स्टेप्स में, कुछ मिनिमल स्टेप्स में बहुत ही आसानी से ये चेक हो जाता है। तो वो टीचर भी यही करेगा कि इन 50 सीरीज के लिए वो कंसेप्ट्स नहीं लगाएगा, वो सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेगा और वो चेक कर लेगा कि इन 50 सीरीज का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। अब आपको ये क्लियर हुआ कि इस चैप्टर के अंदर करना क्या है। अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि इस चैप्टर का क्या काम है और ये चैप्टर काम कैसे करता है। ये क्लियर है। अब देखो इसी सिंपल सी चीज को, जो मैंने आपको इतनी सिंपल सी चीज बताई कि ये चैप्टर क्या करता है, किसी सीरीज का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो फॉर्मूला सही है कि नहीं चेक करता है। यानी कि आपको जो सवाल दिया जाएगा वो सवाल सिंपल आपको क्या करेगा, एक सीरीज दे देगा, उसका एक सम का फॉर्मूला निकाल के दे देगा और आपको कहेगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से चेक करो कि इस सीरीज का यही फॉर्मूला होगा। खत्म कहानी, बस यही होगा हर सवाल में। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं, सिंपल। अब देखो
इसी चीज को अब घुमा फिरा के मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ आपको दिया जाता है। अब उन वर्ड्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम इस चैप्टर का जो थीम है वो समझ चुके हैं। तो अब वो क्या वर्ड्स हैं और किस तरीके से इस चैप्टर में यूज होंगे उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो देखो यहां पे, तो ये जो चैप्टर है ना मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है प्रोपोजिशन। अब देखो प्रोपोजिशन का क्या मतलब होता है। प्रोपोजिशन सिंपल कुछ और नहीं है, एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन इतना पक्का है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर होगी तो या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई स्टेटमेंट कोई बोलता है या कहीं अगर आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हो तो या तो वो स्टेटमेंट सही होगी या तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्लियर है? जैसे पुराने जमाने में हमारे हिस्टोरियंस, मतलब बहुत पुरानी बात है, उस समय लोग क्या मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। क्या मानते थे? अर्थ फ्लैट है। क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि अर्थ इज फ्लैट, लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि अर्थ फ्लैट नहीं है। तो आप क्या कहोगे? सर क्या अर्थ फ्लैट है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सिंपल। मैं आपको कहूं सन राइजेस इन द ईस्ट, अगेन एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है कि क्या सूरज ईस्ट से उगता है? तो हाँ बिल्कुल सही, सन डज राइजेस इन द ईस्ट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। तो सिंपल कोई सी भी एक स्टेटमेंट प्रोपोजिशन कहलाती है। क्लियर है? देखो वर्ड में प्रोपोजिशन बोल रहा हूं, प्रीपोजिशन नहीं, तो इसको इससे कंफ्यूज मत होना। ये मैं प्रोपोजिशन बोल रहा हूं, प्रीपोजिशन नहीं। तो प्रोपोजिशन का क्या मतलब है? कोई भी एक स्टेटमेंट, सिंपल कोई भी एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट या तो सही हो सकती है या तो गलत हो सकती है। तो वही आपको यहां पे लिखा है। क्या लिखा है? अब देखो यहां पे, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। तो आपको यहां पे यही बोला गया, स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। तो अ स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। तो इस चैप्टर में इस वर्ड का क्या कनेक्शन है वो अब समझना है। तो देखो आपको इस चैप्टर में करना क्या होता है, एक प्रोपोजिशन का ट्रुथ स्टैब्लिश करना होता है। क्या करना होता है? ट्रुथ स्टैब्लिश करना होता है। अब ट्रुथ स्टैब्लिश करने का क्या मतलब है? मतलब आपको यह पता करना है कि वो प्रोपोजिशन सही है कि नहीं है। क्योंकि प्रोपोजिशन है क्या? एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट या तो सही है या तो गलत होगी। तो आपको सिंपल पता करना है कि प्रोपोजिशन सही है कि नहीं है। तो आपको एक प्रोपोजिशन के इस चैप्टर में ट्रुथ स्टैब्लिश करना है। तो कहोगे सर प्रोपोजिशन का ट्रुथ स्टैब्लिश करना, आप तो अभी कह रहे थे कि सीक्वेंस का कोई फॉर्मूला निकल के आता है, वो इसी सीक्वेंस का फॉर्मूला है, ये सही है कि नहीं प्रूफ करना है। तो ये प्रोपोजिशन यहां बीच में कैसे आ गया? तो वो इसलिए क्योंकि मैथमेटिकल टर्म में एक सीरीज का कोई फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो सही है कि नहीं, ये चेक करना। आप इसी चीज को इस तरीके से कह सकते हो कि एक प्रोपोजिशन जो है वो सही है कि नहीं, वो चेक करना एक ही चीज है। बात आई समझ में? कि आपके सामने जो सीरीज है उस सीरीज का जो फॉर्मूला है, इसी चीज को अगर मैं ऐसे घुमाकर बोलूं कि आपके सामने एक प्रोपोजिशन है। क्या है? आपके सामने एक प्रोपोजिशन है, तो ये प्रोपोजिशन ट्रू है कि नहीं, यही चेक करना इस चैप्टर का काम है। तो ये दोनों बातें एक है, किसी सीक्वेंस का फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो सही है कि नहीं वो चेक करना, या फिर अगर मैं ऐसा कह दूं एक प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट का ट्रुथ स्टैब्लिश करना, ट्रुथ वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो चेक करना ही क्या है इस चैप्टर का काम है। तो दोनों एक ही चीज है। तो आप प्रोपोजिशन वर्ड का मतलब समझ गए, इस चैप्टर से इसका क्या कनेक्शन है वो समझ गए। इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मान लो स्कूल में ये पढ़ लिया है या बुक्स में आपने इस चैप्टर को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बार बार आपको कुछ मिलता है इस तरीके का। क्या मिलता है इस तरीके का? तो आपको बार बार इस तरीके से कुछ पीएन दिखा हुआ मिलता है कि ये पीएन क्या है भाई। तो अब बात को मेरी समझना। तो इस चैप्टर में देखो हम क्या करते हैं, ये चीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कोई भी एक जो सीरीज होती है ना, कोई भी सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस है 1 + 2 + 3 ... टिल n टर्म्स n × n + 1/2, यही एक सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है ना 1 + 2 + 3 ... n तक, इसी को हम क्या मान लेते हैं? Pn। यानी कोई एक P क्या है, किसके लिए स्टैंड कर रहा है? एक प्रोपोजिशन।
एक प्रोपोजिशन है जो कि n पे डिपेंड कर रहा है ये एक प्रोपोजिशन है जो कि n पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या है, n पे डिपेंडेंट है, n कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रोपोजिशन है जो कि n पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम बार बार इस चैप्टर में कोई भी जो सीक्वेंस निकल के आएगी उसको pn बोल देते हैं, बस, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि यहां पे बार बार प्रोपोजिशन वर्ड की बात आ रही है, तो प्रोपोजिशन का p उठा लिया और उसको p मान लिया, कोई भी वेरिएबल, जैसा कि हम मैथ्स में देखते हैं कई जगह हम वेरिएबल मानते हैं। तो एक सीरीज को उसने pn, जैसे आपको याद हो हम सीक्वेंस को sn बोलते थे, तो आपने क्या किया, इसको मान लिया अपनी सहूलियत के लिए। बस इस चैप्टर में उसी चीज को हम काम करने के लिए pn मान लेते हैं। मतलब कोई p चीज है जो कि n पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये सीक्वेंस को देख के पता लग रहा है कि ये n पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल, क्लियर है। तो इसलिए बार बार यहां पे आप एक वर्ड देखोगे pn pn pn, क्लियर है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, कोई भी सीरीज होगी तो वो कोई ना कोई वेरिएबल डिपेंडेंट होगी। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1 + 2 + 3 सो ऑन टिल n टर्म्स, या फिर मैं आपको लिखना चाह रहा हूं 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर सो ऑन टिल आपका n का स्क्वायर तक, या फिर लिखना चाह रहा हूं 1 का क्यूब + 2 का क्यूब सो ऑन टिल मान लो m का क्यूब तक। तो कोई भी सीरीज है तो किसी ना किसी वेरिएबल तक जा रही है, और इसको इस तरीके से लिखने का मतलब ये होता है कि आप nm कुछ भी रख सकते हो, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो। आप इसको 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो, यही मतलब होता है। यानी कोई ना कोई वेरिएबल डिपेंडेंट है, कोई ना कोई क्या है, ये वेरिएबल डिपेंडेंट है। इसी वजह से इस चैप्टर में हम इसको pn या pm कुछ भी इस तरीके से मान लेते हैं। क्या मतलब है, एक प्रोपोजिशन है जो कि n पे डिपेंड कर रहा है, ये भी एक प्रोपोजिशन है जो कि n पे डिपेंड कर रहा है, ये एक प्रोपोजिशन है जो कि m पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, सिंपल। तो जो चीज आप वहां पे SN करके मानते थे वहां pn करके मान रहा है, बस क्लियर है। बस एक मानने का तरीका है। p किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोपोजिशन के लिए, और n क्या उसका अपना वेरिएबल है। क्लियर है। अब देखो, तो इस चैप्टर में बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी सीरीज जो आपको एग्जाम में दी जाएगी ना, प्रूफ करने के लिए कि ये प्रोपोजिशन मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूफ करो कि सही है कि नहीं, तो वो जो वेरिएबल होगा ना, वो वेरिएबल हमेशा और हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। ये बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में आप जो भी सीक्वेंस का फॉर्मूला प्रूफ करोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही होगा। किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट होता है। यानी 1 2 3 4 सो ऑन, जहां तक आपको नंबर लाइन पे आगे जाना है जाओ। मतलब 1 से लेके पॉजिटिव साइड आप कहीं पे भी जा सकते हो। यानी कि इस चैप्टर में जो भी वेरिएबल है वो n है, ठीक है, वेरिएबल m है, ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो, लेकिन उस वेरिएबल के जगह पे कोई भी नंबर नहीं हो सकता। आपको हमेशा वहां पे एक नेचुरल नंबर ही रखना है। तो बस आपको ये एक छोटी सी डिटेल इस चैप्टर में याद रखनी है, क्या, कि यहां पे जो भी हमारा वेरिएबल की जगह नंबर अगर हम यूज करेंगे तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा और कोई नंबर नहीं होगा। मतलब कि ये सिर्फ नेचुरल वेरिएबल के लिए ही ये चैप्टर यूज होता है। किसके लिए, सिर्फ नेचुरल वेरिएबल के लिए। इसी वजह से यहां पे एक बात लिखी है, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय pn whose truth depends on natural variable n। सिर्फ वेरिएबल n नहीं लिखा, क्या लिखा, नेचुरल वेरिएबल n। इसका मतलब क्या है कि n की जगह पे तुम कुछ भी रख सकते हो, बस वो क्या होगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। क्लैरिटी है इतनी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुई। तो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिला होगा, देखो यहाँ पे नीचे भी लिख दिया गया है, द वेरिएबल इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है, इस चैप्टर का क्या काम है और कैसे ये चैप्टर ऑपरेट करेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ 2 स्टेप में आप किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी सीरीज को प्रूव कर लोगे कि उसका वही फॉर्मूला आता है। सिर्फ क्या है, आपके 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो वो 2 चीजें क्या है और किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर नोटिफाई करें। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।